नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में हम करेंगे बात बजट की। निर्मला सीतारमण ने 34.83 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट तो आम जनता के लिए पेश किया गया है, लेकिन आने वाले 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को अलग सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस इस बजट को बेकार बता रही है। कांग्रेस इस बजट को भूखे हाथी को एक मुट्ठी दाने जैसा करार दे रही है, तो सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाला बजट बता रही है। हम बात करेंगे, क्या ये बजट आने वाले चुनाव के मद्देनजर भी देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार ने बजट में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए अपना खजाना खोला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कोरोना काल के बीच 2021-22 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए, लेकिन सभी की निगाहें चुनाव राज्यों को लेकर होने वाले ऐलान की ओर लगी हुई थी। वित्त मंत्री चुनावी राज्यों को उन्होंने निराश नहीं किया, कई बड़े ऐलान किए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए वित्त मंत्री ने जमकर पैसा दिया। चुनाव वाले राज्य बड़े राज्यों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2.27 लाख करोड़ का ऐलान किया गया। इस ऐलान में खास बात यह है कि बंगाल से ज्यादा ध्यान तमिलनाडु का रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल में कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट होगा। बंगाल में राजमार्ग पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बंगाल में 675 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने तमिलनाडु, केरल और असम के लिए भी बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा, 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल शुरू होगा। 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे केरल में बनेंगे। इसके तहत मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। केरल में इस पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 34,000 करोड़ रुपए असम में नेशनल हाईवेज पर खर्च होंगे। बीजेपी इन 5 राज्यों में चुनावी जंग फतेह करने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। बीजेपी की नजर खासकर पश्चिम बंगाल में ममता के दुर्ग को भेदने की भी है, तो असम में अपनी सत्ता को हर हाल में बचाए रखना भी है। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके के सहारे मैदान में है। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बजट के जरिए 5 राज्यों के चुनावी समीकरण साधने का दांव चला है। क्या इस बजट में चुनावी राज्यों में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? ये एक विश्लेषण का विषय है। जो 2 खास मुद्दे देश के सामने हैं वो है कि डिफेंस और एग्रीकल्चर, कृषि और हमारी सीमाओं पे सुरक्षा करना। डिफेंस बजट की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और एग्रीकल्चर में इन्होंने कोई स्कीम नहीं दी। हालांकि आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के आधार पे ये कहते हैं कि किसान खुश है, लेकिन किसान तो आंदोलन पे बैठा हुआ है। तो समझने की कोशिश करेंगे बजट को, उसके राजनीतिक मायने को, पॉलिटिकल मैसेज को, कि इस बजट के जरिए आखिर क्या संदेश देने का प्रयास किया गया। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। तारुफ में आपका करा दूं, मेरे साथ राजेश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अर्जुन देशप्रेमी जी, स्पोक पर्सन है जेडीयू के। और मेरे साथ मुकेश मोहन गुप्ता जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं चैंबर ऑफ एमएसएमई के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राजेश अग्रवाल जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। राजेश जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो बजट है यथार्थ का एहसास दिलाता है और विकास का विश्वास भी। आपको भी इसी तरह का आभास हो रहा है क्या? भारतवर्ष की जनता को यही एहसास है कि बिना किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाए हुए और इस कोरोना महामारी के इस अजीब से संकट में जिस प्रकार का ये बजट जो है वो आया है, उससे संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिक जो है ये विचार करने को बाध्य है कि प्रगति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्देश पर किस प्रकार से ये बजट को जो है वो आज प्रस्तुत किया गया है। देखने का नजरिया होता है और उस नजरिए की बात अगर करी जाए तो निश्चित रूप से ये बजट जो है वो सर्वोत्तम है, बहुत अच्छा है जी। कौन से वो 4 आधार है जिसके हिसाब से आप इस बजट को चुनावी बजट ना कह के आम लोगों के लिए आने वाले बजट के तौर पे देख सकते हैं, कह सकते हैं सर?
देखिए, भारतवर्ष की स्थिति है कि चुनाव तो हर जगह होते हैं। हम्म। ये बात अलग है कि इस बार जो है वो 5 राज्यों के बहुत प्रेस्टिजियस चुनाव है। हम्म। राजनीतिक दल होने के नाते हर राजनीतिक दल चाहता है कि वो हर जगह उसकी पार्टी जो है वो शासन और सत्ता में आए। भारतीय जनता पार्टी भी विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जी। और आज संपूर्ण भारतवर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतवर्ष की सरकार चल रही है। और मैं तो कहूंगा कि इस रूप में ये सरकार निश्चित रूप से जो है तो आगामी आने वाले चुनाव हो या एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमताएं उनके अंदर अग्रणी रहती हैं, रहेगी और रहती है। ठीक है, जी। तहसीन पूनावाला हमारे साथ है। तहसीन पूनावाला, असल में बजट को लेकर एक आम आदमी ये सोच रहा था कि कोविड के बाद कुछ ऐसा होगा जिससे कि उसकी जेब में भी कुछ जाता हुआ दिखाई देगा। कांग्रेस क्या उस पॉकेट में कुछ जाते हुए देख पा रही है? बिल्कुल नहीं। एक उदाहरण आपको दे दूं, टैक्स स्लैब बिल्कुल चेंज नहीं किया। इससे दिक्कत ये आएगी कि आपको कोई भी आपके कैश इन हैंड नहीं देगा। फिर जो ये है जो इन्होंने अभी टैक्सेस लगाए आपके पीपीएफ पे, आपके म्यूचुअल फंड पे डिविडेंड, उससे आम आदमी को काफी दिक्कत होगी। पेट्रोल पे बढ़ा दिए, इससे इन्फ्लेशन काफी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन आप देख रहे हो कि जो ग्राउंड लेवल पे इन्फ्लेशन है, होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ गया है। तो ये जो सरकार है, देखिए कहीं न कहीं एक चीज आपको समझना होगा कि जी को मैक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती और ये चीज आपको माननी होगी। मतलब कोई भी थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की वो नोटबंदी और जिस तरह से उन्होंने जीएसटी किया वो नहीं करते। अब इनको इसकी समझ नहीं, इससे हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। अब ये क्या जुमला दे रहे, क्या झूठ दे रहे, आपको समझना होगा। देखिए, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं इकोनॉमी को काफी ट्रैक करता हूँ और मेरे लिए जो सेक्टर दिखाते इकोनॉमी रिवाइव हो रही है नहीं, वो दो चीजों को मैं ट्रैक करता हूँ, रियल एस्टेट और स्टील। स्टील में जो प्री कोविड जो हमारा स्टील कंजम्पशन था, हम उस लेवल पर अब तक नहीं पहुंचे और प्री कोविड जो लेवल था, ये पहले ही हमारा स्टील कंजम्पशन नीचे चला गया था। कोविड के समय थोड़ा सा एक्सपोर्ट बढ़ा था क्योंकि चाइना कंज्यूम कर रहा था। तो आप स्टील का कंजम्पशन देखिए, कोई भी स्टील की का कारखाना अभी तक 60-65% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंची। दूसरी चीज रियल एस्टेट जो बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट देती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां पर 80% भारत का वर्क फोर्स है, वो इस वक्त डोलड्रम्स में है। तो नरेंद्र मोदी जी की हालत ऐसी उन्होंने देश की इकोनॉमी कर दी है कि आज देश की इकोनॉमी प्री कोविड लेवल तक भी नहीं पहुंच पाई है। ये वी शेप रिकवरी बताते रहते, कोई वी शेप रिकवरी नहीं, ये फ्लैट रिकवरी है। अभी तक हमारी वी शेप रिकवरी क्यों नहीं है तहसीन भाई, ये भी समझाइए ना। सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा, वी शेप रिकवरी क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये लोग कहते हैं कि हमारा ऑलरेडी जो ग्रोथ रेट था वो -10% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि -10% और अगले साल आईएमएफ का प्रेडिक्शन है या इनका प्रेडिक्शन है कि 10% बढ़ेगा हमारा ग्रोथ रेट। हम मान भी ले तो 10% होगा नहीं, लेकिन क्योंकि जो इंडिकेटर्स है मैंने जैसे बताया, मैन्युफैक्चरिंग अभी तक 60% आउटपुट पे, उस पर 10% आप पा नहीं सकते, लेकिन मान भी लो 8-9% हो जाता है। तब भी आप प्री कोविड लेवल्स पर भारत की अर्थव्यवस्था, आपको याद होगा कि करीबन 4% जीडीपी ग्रोथ पर नीचे गिर चुकी थी। यानी कि हम प्री कोविड लेवल्स तक भी नहीं पहुंचे और उस वक्त हम खतरे में थे। साउथ ईस्ट एशिया में भारत सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग। लेकिन गिर के आगे बढ़ना ही तो तहसीन भाई वी शेप रिकवरी है असल में, हम इसे क्यों भूल जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये शेप रिकवरी नहीं है। वी शेप रिकवरी तब होती जब हम प्री कोविड लेवल्स को पार करते, हम उससे आगे जाते। हम प्री कोविड लेवल्स तक ही नहीं, ये भले इनके ये दिखाने के लिए कुछ नहीं दिखा दे। अगर आपको डेटा देखना होगा, जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग में आपको बता रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग आरबीआई का रिपोर्ट है, अभी तक 60-65% आउटपुट तक पहुंचा है। अगर 60-65% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पहुंचा है, मान भी नहीं है, तो फिर आपकी विषय आप कब पहुंचोगे? ठीक है, और एक क्वार्टर लगेगा इसको पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इन टोटालिटी कांग्रेस इसे बिल्कुल बेकार बजट मान रही है, सिफर बजट मान रही है। आम आदमी के हित में जाता हुआ बजट कांग्रेस को नजर नहीं आता है। रहिए मेरे साथ अर्जुन देश प्रेमी भी है। आ रहा हूं तहसीन भाई, अभी बहुत समय है और दूंगा मैं आपको समय, आऊंगा। एक ही लाइन दे दूं। अच्छा कहिए। एक ही लाइन पॉजिटिव कि इसमें नरेंद्र मोदी जी ने कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं किया, क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी जी कोई मास्टर स्ट्रोक करके उस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देते,
तो उन्होंने कुछ नहीं किया, इसमें स्टॉक मार्केट पॉजिटिव दिखता है। उन्होंने स्टेटस को मेंटेन किया, अगर वो कुछ करते तो और खराब हो जाता। ऐसा ना हो कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही हो मास्टर स्ट्रोक को। तहसीन, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, इन्होंने स्टेटस को मेंटेन किया है। इससे मिडिल क्लास को कोई लाभ नहीं होगा, पेट्रोल महंगा होगा, इससे होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन चलिए ठीक है, ठीक है, है। ठीक है। अर्जुन देशप्रेमी भी मेरे साथ है। अर्जुन जी, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को क्या सियासी चश्मे से देखना गलत है? ये बजट क्या कहता है असल में? देखिए, बजट बहुत कुछ कहता है, और जो सियासी बातें होती हैं तो देश में हर साल कई राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि इस साल चुनाव हो रहा है उसके पहले बजट आ रहा है। लेकिन हमको कई चीज़ों को देखना होगा। नहीं, वो फ्रेगनेंस महसूस आज हुई कि नहीं हुई? हमें तो हुई सर। देखिए, वो देखने का नज़रिया है, आप किस नज़र से देखते हैं। हर चीज़ में सियासत ढूंढी जा सकती है। आप बजट एलोकेशन बढ़ा दीजिए तो ढूंढी जाएगी, ना आप घटा दीजिए तो ढूंढी जाएगी, कुछ ना करिए तो भी ढूंढी जाएगी। पत्रकारिता में अक्सर पत्रकार लोग कहते हैं कि यदि हाँ बोला तो खबर, ना बोली तो खबर, कुछ नहीं बोले तो भी खबर। तो ये आप 5 राज्यों में चुनावों के मद्देनजर जो बातें हो रही हैं वो देखने वालों का नज़रिया है, और उसको उनका अधिकार भी है किस नज़र से वो देखते हैं। मैं जबरन तो नहीं कहूँगा कि नहीं आप इसी नज़र से देखिए। दिखाई दे रही है ना चीजें, तो आपको दिखाई नहीं दे रही है, मतलब आंखें ही बंद कर लें तो फिर एक अलग बात है। नहीं, आंखें बंद नहीं है। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी अपने नज़रिए से देखता है, और विपक्ष यदि इस नज़रिए से देख रहा है तो उसमें हम कुछ भी कहें वो तो हमारी बात मानेगा नहीं। जैसे ये हम कह रहे हैं कि हमने संतुलित तो बजट विपक्ष के लिए भी नहीं आया ना, पूरे देश के लिए आया है। बजट तो पूरे देश के लिए आया, सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं आया। हाँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये 5 राज्यों का बजट नहीं है, ये बजट पूरे देश के लिए है, और देश में जो परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं, उसके मद्देनजर ये बजट पेश किया गया है। आप देखिए पूरे देश के हिसाब से कैसे मैं बता रहा हूँ। बजट में जो एलोकेशन किया गया है वो कैपिटल अकाउंट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके लिए 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे रोजगार मिलेगा। इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राज्य में रोजगार मिलेगा। इसी तरह से फाइनेंशियल सेक्टर में जो उपाय किए गए हैं उससे पूरे देश को लाभ मिलेगा। हेल्थ सेक्टर का एलोकेशन देखिए कितना बढ़ाया गया है, इससे पूरे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, न कि बंगाल, तमिलनाडु या जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के लिए है। आप खुद देखिए कि जो भी चीज़ें बजट में क्या ये कह के किया गया कि इनके लिए इनके लिए इनके लिए है, अब इसको दूसरे रूप में देखें। यदि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में मेट्रो ट्रेन बुलेट ट्रेन चलाने की बात जब कही गई तो ये एक नज़र हो सकता था कि अजी वहाँ चुनाव है इसलिए ये कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको एक सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमको इस बार इतना, इस बार, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा, आम आदमी को क्या मिला? अर्जुन जी बताइए मुझे, आम आदमी को क्या मिला? देखिए, जो कैपिटल आउटले है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश होना है, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा, पहली चीज। हेल्थ सेक्टर में जो बजट एलोकेशन है उसका लाभ किसको मिलेगा? उसका लाभ आम आदमी को ही मिलेगा। एक बात कही जाती है, ये पूरी दुनिया में ऐसी बात कही गई है, जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में ये कहा गया कि लोगों की जेब में पैसा डालिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन डालने का तरीका क्या हो, इस पे लोगों में मतभेद है। कई देशों में कैश पैसे दे दिए गए लोगों को, कैश उन्होंने उड़ा दिए महीने 2 महीने में, उसके बाद फिर क्या होगा? हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम हर एक की जेब में कैश पैसा डाल दें, और वो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। लेकिन अपने देश में क्या हुआ कि हमारे यहाँ ये एक अच्छी चीज़ हुई कि हमने कैश नहीं बांटा, उसकी जगह हम लोग जो उपाय कर रहे हैं या जो सर आपने तो कस्टम ड्यूटी हटा के सेस लगा दिया। आपकी तो जो प्रक्रिया है वो हम देख ही रहे हैं ना सर इस बजट में। चलिए थोड़ा टेक्निकल इशू को समझते हुए आप रहिए मेरे साथ सर। हमारे साथ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, करिए जल्दी। चर्चा में ये बात आई है, तहसीन भाई ने इसकी चर्चा की है। दरअसल इससे जो ग्राहक, जो आम आदमी है, जो पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं, उनकी जेब पे कोई भार नहीं गया है। उसकी जगह जो कर हैं वो घटा दिए गए हैं, पहली चीज। और कस्टम वाली जो बात है, कस्टम ड्यूटी कई आइटम पे बढ़ाए गए हैं, जिससे कहा जा रहा है कि इससे महंगाई बढ़ेगी। लेकिन इससे ठीक है सर, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मुकेश मोहन जी, ठीक है सर, मुकेश मोहन जी से एक रिएक्शन ले लूं। मुकेश जी, क्या सुस्त से आगे बढ़ती हुई यानी संकुचन की ओर जाती हुई अर्थव्यवस्था की रफ्तार इस बजट के बाद आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है? आपका विश्लेषण क्या है सर? फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। नहीं घनश्याम जी, मुझे ऐसा लगता है जो इन्वेस्टमेंट हो इंफ्रास्ट्रक्चर जी और जो हेल्थ सेक्टर में, इससे रोजगार, इससे जो एमएसएमई 99% जो यूनिट है वो
के द्वारा चलती है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये जरूर एमएसएमई तक पहुंचेगा। इसके अलावा जो एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुलेगा, उससे जो फंडिंग होगी 5 लाख करोड़ की आने वाले समय में, मैं समझता हूँ इन सभी चीजों से जो हमारा देश की जो डेवलपमेंट है, जो जीडीपी में जो ग्रोथ है, वो जरूर होगी। और देखिए इस बजट में खास तौर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी खास तौर से ध्यान रखा गया है। अभी हम पहले क्या होता था, झगड़ते रहते थे, कभी इनकम टैक्स का डिस्प्यूट हुआ तो अपील में, फिर उससे ऊपर फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक केस के लिए लड़ते रहते थे। अब उन्होंने कहा कि भाई एक कमेटी बना देते हैं, अगर आप डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए अगर जाना चाहते हैं तो पहले इस कमेटी में देख लीजिएगा। यानी इससे सरकार का बोझ भी कम होगा, एक आम आदमी को भी मदद मिलेगी और ये डिस्प्यूट कम होगा, और अगर कुछ सरकार के पास पैसे भी आएंगे और जो आम व्यक्ति है जो बिजनेस कर रहा है उसको भी मैं समझता हूँ कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली जो बात है। इसके अलावा जो 10 साल तक इनकम टैक्स का आदमी को डर लगता रहता था कि भैया पता नहीं मेरा कब रीओपन हो जाए, इनकम टैक्स का जो असेसमेंट हो चुका है उसके बाद भी कभी भी आ जाएगा। अब कह दिया कि भाई 3 साल से ज्यादा नहीं, आप 3 साल तक अगर करना है तो आप देख लीजिएगा, अगर 3 साल हो गए आपके असेसमेंट को तो उसके बाद आप ये इसको रीओपन मत कीजिए, अब आदमी को आराम से रहने दीजिए, उनको अपना आगे का बिजनेस करने दीजिए। ऐसे और बहुत सारे बजट्स हैं। ब्रेक के बाद हम जरूर आपसे बात करेंगे। कहीं डीग्लोबलाइजेशन की बात की है, ठीक है, तो आप ठीक है सर, इन मुद्दों पे बात करेंगे सर, अभी समय है मेरे पास, इन मुद्दों पे बात करेंगे। फवाद हलीम साहब भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ सीपीएम से। सर स्वागत आपका, आपके पास मैं लौटूंगा लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए जाना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन बात हो रही है बजट की, और बजट के उस रंग की जिसको हम चुनावी रंग कहते हैं। क्या वाकई बजट चुनाव के रंग में रंगा हुआ नजर आता है? क्या एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश इस बजट के जरिए 5 राज्यों में की गई है? चर्चा ब्रेक के उस पार भी आप रहिएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लोकतंत्र, और लोकतंत्र का आज चर्चा का विषय है बजट, और बजट में मिलता हुआ चुनावी रंग। इन दोनों ही चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ राजेश अग्रवाल जी हैं, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। राजेश जी, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक अगर समझना चाहें तो सर यूपी को क्या मिलता हुआ दिखाई देता है इस बजट से? देखिए, 2 चीजें विशेष रूप से ये बजट जो है संपूर्ण भारतवर्ष का, और जब संपूर्ण भारतवर्ष का है तो अगर एफडीआई में जो है, अगर किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, अगर व्यक्ति का, नागरिक का स्वास्थ्य ठीक होगा, तो फिर किसको असर पड़ेगा? निश्चित रूप से इस आपदा में, मैंने पूर्व में भी कहा कि इतना सुंदर बजट को प्रस्तुत करना ये आम आदमी नागरिक के लिए जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। नागरिक भारतवर्ष में सभी रह रहे हैं, और जहां तक आपने उसके लिए जो है वो चुनाव से जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मैंने उसको भी कहा है, चुनाव तो एक प्रक्रिया है, वहां पर भी नागरिक रहते हैं, उनके लिए भी जो है वो अन्न का अगर वितरण हुआ था तो 10 करोड़ में वो लोग भी आते हैं। तो सर उन राज्यों पे विशेष फोकस होता है कि नहीं होता है? सर चुनाव का असर इस तरह के बजट में जब होता है तो क्या उन राज्यों पे उसका असर होता है कि नहीं होता? प्रश्न ये है कि हर नागरिक के लिए हर प्रकार का बजट का जो है वो असर होता है, और निश्चित रूप से होगा। अभी मैं समझता हूं कि जो माने मुकेश जी और अर्जुन जी जिस बात को रख रहे थे उसके ऊपर गंभीरता से विचार भी होना चाहिए। मुकेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा, सुरेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये देश का जो है वो बदलते हुए परिवेश को, और कोविड काल के अंदर जिस तरह से जो है वो देश जूझ रहा था, हमने, आपने भी स्वयं कहा कि वो पॉकेट में पैसा नहीं दिया, बल्कि संसाधनों के द्वारा इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है वो हर व्यक्ति के लिए फैसला किया है। पहला देश है भारतवर्ष, गर्व से कह सकते हैं कि हमने जो है वो भारतवर्ष से अलग हटकर अन्य देशों के अंदर इस भारतवर्ष के लिए जो है वो बहुत आगे ले जाकर खड़ा कर दिया। हमने उनके लिए जो है वो कोविड से लड़ने में संपूर्ण सहायता की है। तो इसको कोई राजनीति के आधार पर नहीं देखना चाहिए, ये हमारा कैरेक्टर है। हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए लेकर जो है वो कार्य किया है, और उसी के आधार के ऊपर आज भी हम कार्य कर रहे हैं। मैं तो निश्चित रूप से कहूंगा कि इस आपदा में ये बजट जो है एक अवसर के रूप में हम लोगों ने जो है इसको तलाशा है, और निश्चित रूप से जो है वो इस बजट का स्वागत होना चाहिए। ये बजट स्वागत योग्य भी है, और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे
वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से इसको प्रस्तुत किया है, सीमित साधनों के अंदर प्रस्तुत किया है, बिना किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाए प्रस्तुत किया है, उत्तर प्रदेश की जनता भी इससे जो है वो बहुत तेजी से आगे जो है। अग्रवाल जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए योजनाएं तो बजट में दिखाई देती हैं, उनका एक टाइम फ्रेम भी तय होता है, लेकिन वो योजनाएं तब तक यूजलेस हैं जब तक तय समय में पूरी ना हो जाएं। और कई योजनाओं का वो जिक्र भी कर रहे थे अपनी बातचीत में कि देखिए इस तरह की योजनाएं जो अटकी हुई हैं, टाइम फ्रेम तय करना जरूरी है किसी भी योजना को सही तरीके से पूरा करने के लिए। प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि योजनाओं को समय पूरा करना जरूरी है। कौन कोविड को देखाया, पूरा का पूरा जो है वो 1 वर्ष के अंदर जो है वो कहाँ की योजना और कौन सी योजना कहाँ तक पहुंची, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। जी अग्रवाल जी, और कांग्रेस को तो कोई मास्टर स्ट्रोक ही नहीं दिखाई दिया। तहसीन भाई अभी कह रहे थे ये बजट तो है स्टैटिक्स के तौर पे, लेकिन कोई बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक देखने को नहीं मिला। सर वाकई मास्टर स्ट्रोक दिखाई नहीं दे रहा है या फिर पर्दे के पीछे वो आप समझ रहे हैं, कांग्रेस नहीं समझ पा रही है? समझ की बात है, निश्चित रूप से तहसीन भाई ने जो कहा है वो बहुत सही कहा है। वो अब इसके अलावा कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है, इतिहास इस बात का साक्षी है। तहसीन रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, काउंटर बोलिए तहसीन। कुछ कहने के लिए है नहीं, असल में विरोध के लिए सिर्फ विरोध हो रहा है। नहीं, नरेंद्र मोदी ये कहना कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो भी बहुत बड़ी है। उन्होंने इस देश की में लेके ये पहली बार हो रहा है 40 वर्ष के भारत इकोनॉमी कॉन्टैक्ट हो रही है। यानी इसका मतलब है अग्रवाल से लेकर आप और मैं, जितने भी लोग इस शो में बैठे हुए, हम सब गरीब हो चुके हैं। मैं वो देश से बात करता हूँ, बात ही नहीं करता हूँ हम लाख करोड़ रुपए, आज ये 1,19,000 करोड़। कोल इंडिया का था 1 लाख 81,000 करोड़, आज 80,000 करोड़। गेल का 47,000 करोड़ था, आज 27,000 करोड़। आज ये निकल गए इन सब चीजों को बेचने। LIC का मार्केट कैप किया है, इनको बेचने ये चले गए आज की तारीख में। इसको गिराने में 2014 से लेकर 2019 तक, इसका हादसा 2020 में कोरोना है ना, 2019 तक की बात क्यों नहीं करते वो, जब हमारी अर्थव्यवस्था एक्चुअली वर्क परफॉर्मिंग अर्थव्यवस्था थी। अभी किसी ने आपके शो पे कहा कि हेल्थ केयर में इतना एलोकेशन हुआ है, 65,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है हेल्थ केयर में। ये 5 वॉश है, क्योंकि ये जो 17,000 PHC के लिए हेल्थ केयर एलोकेशन हुआ है, ये 6 साल में खर्च करना है। यानी कि एक हेल्थ सेंटर को आप 50 लाख रुपया दे रहे हो साल का, और आप ऐसे बता रहे हो जैसे 60,000 करोड़। वो भी आपने इसको एलोकेट किया है, एक्चुअली दोगे या नहीं इसका कोई प्रावधान नहीं किया। तीसरी चीज, और जो झूठ है, देखिए आपको फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 6% है, 7% है। केजी ने भी इसको पकड़ा था, केजी की रिपोर्ट में हमारा फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली 12 से 14% है। ये लोग सुबह यानी स्टेट का फिस्कल डेफिसिट और PSU का नहीं गिनते, जो मनमोहन सिंह जी करते थे। ये लोग आंकड़ों में मैनिपुलेशन करते हैं। अगर आप एक्चुअल भारत का फिस्कल डेफिसिट बाहर करेंगे तो कम से कम 12 से 14% है। यानी कि भारत एक, तो आप देश की फाइनेंस मिनिस्टर पे आरोप लगा रहे हैं कि असल में वो आंकड़ों के साथ मैनिपुलेट कर रही हैं? मैं नहीं, CAG ने आरोप लगाया है। जब वो लोग कह रहे थे कि 4.1% है हमारा फिस्कल डेफिसिट, उस वक्त CAG ने कहा प्री कोविड की 8% है। अब ये 4% का कहते हैं कि ये 7% हो गया है, यानी कि कम से कम 12 से 13% है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पे क्या कहते हैं, LIC को कहते हैं आप ये खरीद लो, किसी DPCL को कहते हैं आप ये खरीद लो। इनका ये आप इसका जो टोटल कंसोलिडेटेड हमारा फिस्कल डेफिसिट है, इसका आपने आंकड़ा क्यों नहीं किया? इनको चैलेंज कीजिए, बताए कि 12 से 14% है हमारा फिस्कल डेफिसिट। जी, फवाद हलीम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फवाद साहब, आज की इस बजट को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई चुनाव के मद्देनजर इस बजट को बुना गया, या कुछ और तस्वीर भी है जो अलग आप दिखाना चाहें हमारे व्यूवर्स को? देखिए, मुझे साफ आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जितना मैं समझा हूँ कि इस बजट में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पूरा भारत का जो संपत्ति है, जो आम आवाम की टैक्स पैसों से तैयार है, उसे बेचने का सिद्धांत किया है, ये आम आवाम के खिलाफ। दूसरी तरफ आप देखें कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो जरूरतें हैं, वो जरूरतें को सामने रख करके ये बजट नहीं बनाई गई है। जैसे कि महज ये लॉकडाउन के दौरान कई लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं, जो काम कर रहे हैं उनको उसके एवज में कम वेतन मिल रहा है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो काम करनी थी सरकार को, वो था मनरेगा को और मजबूत करना। मनरेगा में 42% उन्होंने कटौती की है। दूसरी बात,
स्वास्थ्य व्यवस्था में जिस तरीके से उन्हें बढ़ोतरी करने की बात की, ये कोविड के माहौल में, उसमें हमने देखा कि पूरा जो हेल्थ एलोकेशन है उसे कम कर दी गई है। तीसरी बात आपको याद रखना है कि किसानों के बारे में तो मीठी मीठी बातें की जा रही है कि एमएसपी के बारे में वादे किए जा रहे हैं, लेकिन आप अगर बारीक से एलोकेशन देखें प्राइस सपोर्ट स्कीम के क्षेत्र में, वो प्राइस सपोर्ट स्कीम्स में एलोकेशन को कम कर दी गई है। इसके साथ में आप देखेंगे तो जो तेल के ऊपर में जो एग्रीकल्चरल सेस बैठाया गया है, वो एग्रीकल्चरल सेस हिंदुस्तान में महंगाई को बढ़ावा देने वाली है। एक सामूहिक एडजस्टमेंट सरकार ने की है, लेकिन ये सामूहिक एडजस्टमेंट का माहौल बदलने देखिए के सर, बाद सरकार का दावा है कि किसानों को 1.5 गुना एमएसपी की ज्यादा रकम दी गई है। गेहूं के लिए 2020 में 60,802 करोड़ दिए गए थे और 2021 में इसे बढ़ा दिया गया है। 75,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है। किसानों को ध्यान तो रखा जा रहा है, आंकड़े तो यही कह रहे हैं। देखिए, किसान तो अपना हक के बारे में तो रास्ता में खड़ा है। दिल्ली के खंड में वो लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार के रवैये के बारे में आप और हम यहाँ चर्चा न करें तो बेहतर है। नहीं, मैं तो आंकड़े बता रहा हूँ साहब, मैं फवाद साहब, मैं आपको सिर्फ आंकड़े बता रहा हूँ जो पेश किए गए। हकीकत ये, वो आंकड़े की हकीकत ये है कि किसान रास्ते पर उतरे हुए हैं। बात समझ लीजिए, हमें हकीकत क्या है सरकार की और सरकार क्या कर रही है, वो सारा हिंदुस्तान के सामने उनका चिट्ठा खुल गया है। मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ। देश के अंदर में एफडीआई के खिलाफ अरुण जेटली साहब ने जब सर्वभारतीय स्तर में ट्रेडर्स एसोसिएशन की धनगत चल रही थी 2013 7 मार्च को, तो हमने देखा अरुण जेटली साहब ने भारतीय जनता पार्टी का होकर कहा था कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक हम लोग एफडीआई को नहीं आने देंगे, क्योंकि एफडीआई कंज्यूमर उपभोक्ता के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का हित के खिलाफ में है। और वही भारतीय जनता पार्टी आज एफडीआई अलाउ कर रही है। इंश्योरेंस क्षेत्र में 49% से उन्होंने 74% अलाउ किए एफडीआई को। मिल्कियत मालिकाना तो एफडीआई से आपको परेशानी क्या है सर? फवाद भाई, फवाद साहब, एफडीआई से क्या दिक्कत है? एफडीआई से ये दिक्कत है कि जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे, वो लोग को सेना यहाँ रख करके हुकूमत करते थे, अपने कंपनी का मुआवजा वो लोग यहाँ सर आपने भी सुना ही नहीं। ऑनरशिप सर, जो बीमा क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं ना सर, उसमें ऑनरशिप भारतीयों के हाथ में ही रहेगी। यही तो बोल रहे हैं कि आज मोदी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान की जनता की चौकीदारी करेंगे। यहाँ तो उनका साफ खुलासा हो रहा है कि विदेशियों को चौकीदारी करने के लिए वो यहाँ पर कानून ला रहे हैं। तो विदेशी का जो 74% जो हिस्सा है, ठीक है सर, आपने अपनी बात की, इस पे एक रिएक्शन ले लेते हैं। अर्जुन जी हमारे साथ हैं, इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। अर्जुन जी, असल में एफडीआई को पसंद नहीं कर रहे हैं सीपीएम। देखिए, सोचने की बात है कि हम कर्ज लें या एफडीआई के थ्रू चलें। बहुत इनको भी पता है। विरोध करते थे ना आप एफडीआई का, यही कहना है ना उनका, आप विरोध करते थे और आप इसी की नहीं, बहुत कुछ बदल गया। 1991 के बाद से देश में व्यापक बदलाव आया है और जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने उदारीकरण को बढ़ावा दिया है और एक सहमति है, कंटिन्यूअस लिबरलाइजेशन पे सहमति है। किसी भी दल की सरकार जो पीछे आई है 30 साल में, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। और एफडीआई क्यों उसको अलाउ किया जा रहा है, उसको समझने की जरूरत है। बहुत बारीक पॉइंट है। शायद वो फवाद साहब जो बोल गए, वो ये नहीं समझ रहे कि हम सोवरेन गारंटी के साथ आईएमएफ से लोन लें, वर्ल्ड बैंक से लोन लें, किसी और से लोन लें और उसके बाद हम अपना सोना गिरवी रखें, वो ज़्यादा खतरनाक है। या एफडीआई के जरिए जो पैसा आ रहा है जिससे देश में रोजगार का सृजन हो रहा है और इन केस ऑफ इमरजेंसी हमको सॉवरेन गारंटी नहीं देनी पड़ रही है, उसमें विदेशी लोग ला रहे हैं पैसा, जाहिर है कुछ प्रॉफिट भी ले जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये हमारे बदलाव की बात जब आप करते हैं अर्जुन जी, तो ये एक्सक्लूसिवली आप ही को समझ क्यों आ रहा है सर? ना कांग्रेस समझ पा रही है, ना सीपीएम समझ पा रहा है, ना विपक्ष देखिए, समझ सीपीएम पा तो रहा है। नहीं समझेगी, कांग्रेस भी नहीं समझेगी। नहीं, कांग्रेस समझती है। अच्छा। ये तो कांग्रेस क्या ही तो किया जा रहा है। जो आज वो बिक्री की बात हो रही है कि पीएसयूज को बेच रहे हैं, किसने शुरू किया? ये सब मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया। इसको कंटिन्यू किया एज ए प्राइम मिनिस्टर जब वो आए, उन्होंने 10 साल फिर कंटिन्यू किया। अगर ये गलत था तो मनमोहन सिंह जी ने क्यों शुरू किया, और जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर के रूप में 10 साल रहे तब क्यों कंटिन्यू किया? तब क्या गलत नहीं हो रहा था?
उसके अलावा जो लिबरलाइजेशन है उसका विरोध कब ये इन्होंने किया है? ये तो बस बाहर आके और कुछ भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष में है तो बोलना है। लेकिन जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं ये इसका विरोध कर रहे थे? तब तो ये सब वही कर रहे थे जो अभी हो रहा है। क्यों? देखिए, देश एक चीज है, पार्टी एक चीज है, पॉलिटिक्स एक चीज है। देश की जहां बात आती है, सारी पार्टियों में एक सहमति है, अघोषित सहमति है। आप देखिए, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी लिबरलाइजेशन कंटिन्यू हुआ। जब गुजराल साहब आए तब भी हुआ, देवेगौड़ा जी के काल में भी हुआ, अटल जी के भी समय में हुआ, मनमोहन सिंह के समय में हुआ, मोदी जी आए, हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका फायदा देश को मिल रहा है। एफडीआई इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम 2 मिनट में एक्सप्लेन करें। लेकिन पहले क्या था कि सरकार पे, देश पे जो कर्ज बोझ आया था, हम आईएमएफ के सामने मजबूर हो गए थे। पाकिस्तान के जो आज हालात हैं वो हालात 1991 में हो गए थे। लेकिन जब सारी सरकारों ने कंटिन्यूअस प्रोसेस के तहत लिबरलाइजेशन को आगे बढ़ाया, तब देखिए 1991 की स्थिति तो आज नहीं है ना हमारी। आज हमारे पास इतना पैसा तो है। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जीएसटी को लेके बहुत बातें होती हैं। आप देखिए, रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, 1,20,000 करोड़ रुपया ये कलेक्शन है जनवरी का। हमारे जितने सेक्टर हैं जहाँ जॉब क्रिएट होती है, वहाँ पे ग्रोथ रेट देखिए, फिर से वो वी शेप रिकवरी की बात हो रही थी इकोनॉमी की। सर, 2 दिन में वी शेप रिकवरी नहीं होती। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का असर अभी भी है। लेकिन जैसे ही अब हमारे यहाँ थोड़ी सी रिकवरी हुई, सब ग्रोथ करने लगा हर सेक्टर में। ऑटो में मारुति ने रिकॉर्ड सेल किया है दिसंबर में। लेकिन अगर हम पिछले साल से तुलना करने लगेंगे, हाँ, मारुति के फिगर्स आए हैं साहब पीछे, आप देख लीजिए, दिसंबर के फिगर देख लीजिए, वो सारी ऑटो कंपनियों का फिगर देख लीजिए। मैं एक नहीं, मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। हर महीने की 1 तारीख को सारी ऑटो कंपनियों के आते हैं। काउंटर कर ले, फिर मैं आगे बढ़ूं। तहसीन काउंटर कर लीजिए। देखिए, अगले 2-3 महीने के बाद तहसीन भाई, कोई भी ऑटो इंडस्ट्री या टू व्हीलर इंडस्ट्री के नहीं हुई है। भाई भूल सकते मत दीजिए, आपके पास नहीं है आंकड़े, न रहे, लेकिन भूल सकते फवाद जी, मेरे पास हर महीने की 1 तारीख को ऑटो कंपनियों के सेल्स फिगर आ जाते हैं। आपको दिखाऊं क्या? अभी ये आ जाते हैं, लेकिन कोई रिकॉर्ड फिगर नहीं आई है। अरे साहब, वो सारी कैसी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वो नहीं, मैं क्लियर कर दूं। एक एक करके बात कर लेंगे, समझ आ जाएगा। एक एक करके बात कर लेंगे, समझ आ जाएगा। फवाद साहब, एक एक करके बात कर लें। एक एक करके बात करेंगे तो हम समझ पाएंगे बेहतर ढंग से। अब बोलिए अपनी बात, फवाद साहब बोलिए। सर मैं जवाब देता हूँ। दो स्पेसिफिक चीजें। तहसीन भाई आ रहा हूँ, तहसीन आपके पास आ रहा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। वो सामान जब लॉकडाउन कंप्लीट हुई और अनलॉक सिचुएशन में गई, वो जो बची हुई डिमांड थी, वो डिमांड का रिफ्लेक्शन आपको मिल रही है, जो एंड मंथ है, जैसे नवंबर दिसंबर से मिली है। लेकिन इससे कोई रिकॉर्ड सेल फिगर नहीं आई है कि हिंदुस्तान में इतने गाड़ी नहीं बिकी है इससे पहले, ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं था। पहली बात ठीक है सर, छोटा छोटा मुझे ब्रेक पे जाना है सर, छोटा छोटा मुझे रिएक्शन लेना पड़ेगा। फवाद साहब, छोटा छोटा सर रिएक्शन। तहसीन बोलिए, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। मैं मारुति का स्पेसिफिक जवाब देता हूँ, क्योंकि मारुति के ये जो आंकड़े दिखा रहे, कंपनी के आंकड़े दिखा रहे, नो डाउट, क्योंकि कंपनी ने शोरूम पे डंपिंग की है। ये क्यों हो रहा है कि मारुति के रिकॉर्ड चेज रहा है, इतने सारे शोरूम बंद हो गए। आप शोरूम के मालिकों को बोलो कि क्या उनकी गाड़ियां बिक रही है, जो बिक रही है वो कंपनी के आंकड़े दिखा रहे, जो डंपिंग हो रहा है शोरूम के ऊपर, शोरूम का दिक्कत में है। ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है मुकेश जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से मुकेश जी। जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 4 व्हीलर्स की बात है, देखिए किस तरह से जॉब क्रिएट भी हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो कोविड का टाइम था, वहां पर ऑनलाइन शुरू हो गई, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लोगों को एम्प्लॉय किया कंपनीज ने, 2 व्हीलर कंपनी जो ऑटोमोबाइल्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, उनके सेल्स में भी रिकॉर्ड जंप हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो कोविड के टाइम पे भी हम जब देखते थे, कोविड के टाइम पे जब ऐसा हुआ तो ऐसा लगने लगा, पहले लोग बात कर रहे थे कि अभी तो ऐसा होगा कि लोग सड़कों पर बड़े बड़े मिलेंगे, आईसीयू में जगह नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिलेगी। एक भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई भारतवर्ष में। और मैं समझता हूँ कि भारत ने जो 2 वैक्सीन अपने नागरिकों के लिए तो लाए ही, साथ में जो अपने जो पड़ोसी मित्र देश हैं उनके लिए भी हमने ये वैक्सीन दी। मैं समझता हूँ कि हम इस
हमें ये करना चाहिए कि ये एक हमारा कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए कि जिस तरह से ठीक है, ये तो जो आप कह रहे हैं आपदा कि आई थी, बजट को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए, सभी को करना चाहिए। आप रहिए मेरे साथ, सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। लोकतंत्र में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। लोकतंत्र में आज चर्चा का विषय है बजट, और बजट से जुड़ा है चुनाव, और चुनाव से जुड़ता हुआ नजर आता है बजट अगर उसकी घोषणाओं को देखने और समझने की कोशिश करते हैं, और क्या ये जुड़ाव वाकई ही धरातल पर नजर आता है, ये भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस मिल रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन की व्यवस्था किया गया पूरा डिजिटल मेथड में, इसलिए ये बजट बहुत अभिनंदनीय है। मैं माननीय अर्थ मंत्री और उनका पूरा टीम और माननीय प्रधानमंत्री को इसलिए हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना क्या है, इससे इंपोर्ट घटेगा, इसलिए इथेनॉल से भी वो पेट्रोल डीजल का विकल्प तैयार होने की व्यवस्था किया गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी चालू हुआ है, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन पर भी ज़्यादा जोर दिया गया है। देखिए, इस बजट में किसानों के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं, और ये हर एक विभाग में इस बार खूब अच्छी ढंग से इस बजट को वित्त मंत्री ने प्लेस किए हैं। इस बार बजट में 1000 करोड़ चाय बागान के लिए रखा गया है, बंगाल और असम के चाय बागान के लिए। और सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश अग्रवाल हमारे साथ हैं, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। राजेश जी, असल में जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो कितनी खास दिखाई देती है, क्योंकि अब गांव के साथ साथ शहरों को भी जोड़ने का काम किया जाएगा। निश्चित रूप से राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आई थी, देखता। राजेश जी, अपना प्रश्न मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं सर, जल जीवन मिशन को आप कितना इंपॉर्टेंट इस बजट के लिहाज से समझते हैं, क्योंकि अब गांव के साथ साथ शहरों को भी इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, यही तो एक ऐसी चीज है जिससे संपूर्ण जीवन को ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर इसको नहीं जोड़ेंगे तो कैसे काम? इसलिए जल जीवन सड़क, और सड़क भी वहां तक हर ग्राम्य स्तर पर, उसके हर चौबारे तक जो है वो सड़क का जाना जी। और इसीलिए जो है इसको लोग ये समझ रहे हैं कि एक राजनीतिक एक पक्ष है, जहाँ पर चुनाव है वहां पर अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी तो इस व्यवस्था के बारे में भी चिंता करना, इस बजट में पीने के पानी की व्यवस्था करना, और ये संपूर्ण रूप से जो है वो स्वास्थ्य के प्रति जो है वो समर्पित बजट। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में जीवन भी है और स्वास्थ्य में जल भी है, तो इसके लिए समर्पित ये बजट वास्तव में वंदनीय पुष्प है। सर, बजट का असल मायने तब समझ में आए जब हर नागरिक का उसमें समावेश हो, लेकिन जिस तरह से विपक्ष लामबंद होकर एक आवाज में बजट का विरोध कर रहा है, उसके हिसाब से नहीं लगता कि हर नागरिक को इसमें समावेशित किया गया है। आम नागरिक ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्या? नहीं घनश्याम जी, अभी तो आज बजट आया है और जितने विरोध की बात आप करते हैं, इनके पास सिर्फ अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन ही तो रह गया है। प्रैक्टिस में तो ये कहीं पर भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। राजनीति कर रहे हैं तो राजनीतिक अखाड़े के रूप में जो है, तो जब चुनाव आए तो उस समय जाकर ये चर्चाएं करनी चाहिए। आज तो देश को कैसे, जो आपने एक चीज बहुत अच्छी कही है कि देश और पार्टियां जितनी भी है वो देश के हित में एक साथ होकर जो है वो सामूहिक रूप से खड़ी हो जाती है। ये बजट के माध्यम से जो है वो इतना बड़ा जो कोविड का कालखंड हमने निकाला, आज वैक्सीनेशन के रूप में दुनिया में भारतवर्ष सबसे ज्यादा जो है वो अग्रणी होकर खड़ा हो गया। ये वास्तव में यहाँ के वैज्ञानिकों के लिए, उससे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए जो है उनके प्रयास की वास्तव में एक और जो है वो वंदना करनी चाहिए। हम आज देश से निकलकर बाहर तक जाकर अन्य देशों के अंदर जो है इस वैक्सीन को दे रहे हैं, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ठीक है अग्रवाल जी, लेकिन अग्रवाल जी, विपक्ष ये भी कहता है ना कि जितने आंकड़े आप बताते हैं, बताने से ज्यादा आप छुपा जाते हैं। आंकड़ों का मैनिपुलेशन होता है, असल में बजट वही है सब कुछ।
यही तो दुर्भाग्य है। अगर जो है डेमोक्रेसी में आप देखेंगे तो मुझे याद आ रहा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहां के वित्त मंत्री के सामने जब बजट पेश किया गया था, ये रिटन में है, तो उसने पूछा था व्हाट आर दी ब्लडी डॉट्स। मैं तो कमेंट नहीं कर रहा हूँ। समझने की बात है कि अगर आंकड़े नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए। आंकड़े हमारे बिल्कुल स्पष्ट हैं। ठीक है सर। हमने अभी जो है वो एफडीआई की बात बड़ी गंभीरता के साथ लेकर सोल्यूशन, आखिर क्यों हम अपने सोने के लिए जो है गिरवी रखकर उसके ऊपर उधार, जब हमारे लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और दिनों दिन रोजाना जो है वो व्यवस्थाएं चेंज होती हैं। 1990 के दशक से जो है वो आज की व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर के आधार पर ही देश को चलाना है। ठीक है, ठीक है। तो आंकड़े बताना जरूरी है, उन आंकड़ों को बताया भी जाता है। लेकिन तहसीन भाई, क्या कभी कभी विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है? क्योंकि जो तस्वीर दिखाई जा रही है और जो मैक्सिमम लोगों को समझ आ रही है, उसको समझ जाने में क्या छोटेपन का एहसास होने लगता है, इसीलिए विरोध किया जाता है? अब ये अपनी अपनी सोच की बात है। तहसीन भाई से पूछ रहा हूँ सर, तहसीन जी से पूछ रहा हूँ। हाँ, पूछिए। हाँ, तहसीन भाई, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल सुन चुके हैं आप। मैं अग्रवाल जी जो माननीय एक फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जरूरी है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर। अभी आपके शो पे अर्जुन जी ने कहा कि जीएसटी क्या इलेक्शन पर गए, क्या आप एज एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मुझे बता सकते हो, इसका ब्रेकअप दे सकते हो, जीएसटी का टैक्स कलेक्शन कितना था, इंटरेस्ट कलेक्शन कितना था और लेट कितना था? फिर हम बात करेंगे कलेक्शन। ये जो सरकार है ये आंकड़े नहीं देती है, ये आपसे जुमलेबाजी करती है। फीसद से इंटरेस्ट लगाओगे, उसमें क्रिमिनल पेनल्टी लगाओगे जीएसटी, फिर आप बताओगे हमारे आंकड़े ऊपर गए। आप एक्चुअली बताइए पेंडिंग इनवॉइसेस कितने थे वो बताइए ना। ये आंकड़े आपको सरकार नहीं देती, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है, ना आरटीआई के माध्यम से देती है। ये किसका पैसा है? ये हमारा पैसा है, क्यों नहीं देते? और यहाँ के टीवी चैनल पे लोकतंत्र की बात करेगी। टैक्स कलेक्शन कितना था, लेट फीस कितनी थी और इंटरेस्ट कितनी, खुद ब खुद पता चलेगा जीएसटी कलेक्शन ऊपर गया या नीचे आया, खुद ब खुद पता चलेगा। ठीक है अर्जुन जी, असल में क्या वाकई एक हाथ से लेके दूसरे हाथ से छीनने की कोशिश की जा रही है? गोल्ड की अगर बात करते हैं तो कस्टम ड्यूटी घटाते हैं लेकिन सेस लगा देते हैं, तो क्या ये माना जाए कि एक हाथ से लीजिए और फिर दूसरे हाथ से वापस भी ले लीजिए? यही आंकड़ों का मैनिपुलेशन है क्या? नहीं, देखिए, इसके लिए राजनीति के साथ साथ थोड़ा सा अर्थनीति को भी समझने की जरूरत है, क्यों ऐसा किया जाता है। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, इसको शब्दशः न लिया जाए, इसको समझा जाए। अगर आज पेट्रोल का दाम $0 हो जाए, जैसा पहले हुआ था, सॉरी क्रूड ऑयल का की प्राइस $0 या $2 हो जाए, तो लोग कहेंगे साहब आप तो $1 पे ला रहे हैं, तो आपको इसको ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए में बेच दो, 7 रुपए में बेचो। क्या ये करना संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। मैं बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों, हमारे एक गुरु थे जो बड़े पत्रकार भी थे और अर्थशास्त्री भी थे, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी जो बताई, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक लेवल होता है, इकोनॉमी एक सर्टेन लेवल पे अपने को एडजस्ट कर लेती है। 70 रुपये से 75 रुपये प्रति लीटर के रेट पे यदि इकोनॉमी अपने को सेटल कर चुकी है और हम डिस्टर्ब करके उसको 5 रुपये पे दे देंगे और कल को फिर वो $1 की जगह $100 हो जाएगा, तो क्या हम 1 रुपये या 5 रुपये से फिर उसको बढ़ा के 200 रुपये प्रति लीटर करेंगे? नहीं करेंगे। सब कुछ अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो एक हाथ से लेके दूसरे हाथ से देने की जो बात है, देखिए यहाँ टैक्स कम किया है सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे, पब्लिक को नहीं देना है। प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिए, पब्लिक को अपनी जेब से नहीं देना है। 4 रुपये डीजल पे नहीं बढ़ रहा, 2.5 रुपये पेट्रोल पे नहीं बढ़ रहा। इसी तरह से गोल्ड की बात है, गोल्ड की आपने चर्चा की। गोल्ड पे यदि हमने टैक्स घटाया, क्या मार्केट को क्रैश करने देंगे? नहीं, उसको हमको मैनेज करना होता है। एक सर्टेन लेवल के बाद हम उसको धीरे धीरे मार्केट के हिसाब से ढलने देते हैं, और जब मार्केट अपने आप जब उसको एडजस्ट कर लेता है तब उसको फ्री किया जाता है। मनमोहन सिंह जी का फिर से एग्जांपल दूंगा। जी जल्दी से सर। जी, उन्होंने डॉलर की तुलना में रुपए को गिरा दिया, बुरी तरीके से गिराया। लेकिन पहले उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने मार्केट को देने से पहले उस पे कई स्टेजेस पे रोक लगाई। उसी तरह से इस इकोनॉमी जो लोग चलाते हैं
उनको ध्यान रखना होता है कि हम ये छूट दे रहे हैं, मार्केट पे क्या असर होगा, उसको कैसे अभी नियंत्रित किया जाए और कैसे इसको धीरे धीरे मार्केट के हवाले किया जाए। ठीक है, मुकेश जी भी हमारे साथ है। मुकेश जी, एमएसएमई के लिए विशेष व्यवस्था की गई, छोटी कंपनियों के लिए पेड अप कैपिटल की सीमा बढ़ा दी गई, तो माना जाए कि इस सेक्टर से ये उम्मीद ही थी या फिर कुछ और भी चाहते थे जो पूरा आज नहीं हुआ? सेक्टर एक ऐसा है कि दिल मांगे मोर, मतलब हमें जितना भी मिल जाए, शायद इच्छा तो और की भी रहेगी, लेकिन कुछ खास चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि स्मॉल कंपनीज के लिए, तो स्मॉल कंपनीज में अभी था एक डेफिनेशन के हिसाब से स्मॉल कंपनीज वो कंपनीज थी जहां पर पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए तक और उनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है। अब उसको बढ़ा दिया गया है और बढ़ा दी गया, मल्टीफोल्ड बढ़ा दिया गया। कहा गया कि जब पेड अप कैपिटल 2 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर अगर 2 करोड़ से सीधा 20 करोड़ कर दिया गया, वहां तक होगी, तब तक वो कंपनीज स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन में आएंगी। और जो स्मॉल कंपनीज हैं उनका जो कंप्लायंसेस है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या ओपीसी जो भी होता है। इसके अलावा देखिए, आपने एक दो चीजें और अभी छूट गई शायद इस डिस्कशन में, जैसे टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो सीधा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है उन कंपनीज के लिए या उन एंटरप्राइजेस के लिए जहां पर 95% डिजिटल पेमेंट होगा। इससे दो तरह से फायदे होंगे। एक तो जब हम डिजिटल पेमेंट में आएंगी, ये जो छोटी कंपनीज भी हैं, तो वो एक फॉर्मल फाइनेंस में भी जुड़ पाएंगी, उनको बैंक्स भी आगे आएंगे लोन देने के लिए। और दूसरा, जहां तक कंप्लायंस की बात है, तो टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उनको 10 करोड़ रुपए तक। इसी तरह से मार्जिन कम कर दिया गया है स्टार्टअप के लिए, जब उनको लोन लेने के लिए वो जाएंगे। अधिकतर एक समस्या होती है, जो स्टार्टअप है, मैं जब जाता हूँ नया लोन लेने के लिए, एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए, मुझे लगता है कि भैया मेरे पास अभी पैसे कम है, मैं कैसे प्रोजेक्ट लगाऊं। 25% बैंक कहता है कि पहले आप लेकर आइए। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में कह दिया कि हम मार्जिन भी कम कर देंगे उससे। इसी तरह 1% कंपनी में काफी सारी छूट दी गई है। 1% कंपनी में जो अगर बाहर के लोग हैं वो भी। ठीक है सर, तो समय मेरे पास इतना ही। तो आप कह रहे हैं कि आंकड़ों के लिहाज से असल में विस्तृत तौर पे इसे समझने की जरूरत है। आज बजट आया है, धीरे धीरे डिटेल्स भी आएंगी जिनके मद्देनजर असल में बजट की सही तस्वीर सभी के समक्ष पेश होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा पे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।